सोलंकी साहब, बड़ी अहम सूरत-ए-हाल, बड़ी अहम डेवलपमेंट है खित्ते के अंदर, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का पड़ोस भी है, और पड़ोस होने के साथ साथ एक ताल्लुक भी पाकिस्तान का ईरान के साथ बड़ा तारीखी है। सर, इस वक्त जो दुनिया में नई सफ़बंदी है, बदलती सूरत-ए-हाल है, इसमें किस मुल्क को किसके साथ आप देखते हैं? पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, पाकिस्तान का जवाब, ये जो है वो किस हद तक जो है वो दुरुस्त है, अप्रोप्रिएट है? पाकिस्तान इससे आगे क्या कर सकता है? जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नई सूरत-ए-हाल सर क्या बनेगी? क्या ईरान रिप्लाई बैक, रिस्पॉन्स बैक भी कर पाएगा कि जब 1000-2000 किलोमीटर का तकरीबन जो है वो फासला हो, और ईरान के पास शायद टेक्नोलॉजी में भी इतनी कोई जिद्दत ना हो कि जो वो इसराइल को हिट कर सके? सर, सूरत-ए-हाल बनेगी क्या? मेरे ख्याल में जो खित्ते के जो अहम ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है, उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ दिया है। ज़्यादा मुझे तशवीश थी कि जो मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं वो क्या करेंगे। तो सुबह सवेरे जो अहम मुल्क है सऊदी अरब, उन्होंने इसकी भरपूर मज़म्मत की है और इस वाक़ये को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा से लेके वज़ीर आज़म, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, और वो लोग जो कि बराह रास्त हुकूमत में नहीं हैं, मिसाल के तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी या साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर, तो बहुत ठोस और वाज़ेह उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है और शदीद मज़म्मत की है इसराइल की इस जारहाना कार्रवाई की। तो जो खित्ते के जो ममालिक हैं, अब ईरान और रूस का जो मौक़िफ़ है वो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी इसकी मज़म्मत ही करेंगे। लेकिन ये ईरान के लिए एक बहुत कड़ी आजमाइश का मौका है, क्योंकि 80 की दिहाई में जो ईरान इराक जंग हुई थी, उसके बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने बड़े पैमाने पे ईरान इससे मुतासर हुआ है। अब ये कि ईरान क्या करेगा, अभी तक की जो मालूमात हैं, उन्होंने कई 100 ड्रोन भेजे हैं, लेकिन ड्रोन का मामला ये है कि क्योंकि फासला लंबा है, कोई 2000 किलोमीटर तक बन जाता है, तो उनको 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो अभी तक ईरान ने अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो फायर नहीं किए। वो करेंगे नहीं करेंगे, वो मौजूद तो है उनके पास। इसके अलावा ईरान क्या कर सकता है? अभी जो उनके जो इत्तेहादी जो प्रॉक्सी कुव्वतें थी, उनमें हमास वगैरह जो है वो तो साफ हो गए हैं, और जो हिजबुल्लाह है लेबनान में वो भी नहीं है, तो सिवाय हुतीज के और उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह की तैयारियां इसराइल कर रहा है और जो अपने शहरियों को वार्निंग्स दे रहा है, उसमें इसका इम्कान भी मौजूद है कि खुद जो अमरीकी जो तनसीबात है उन पे भी कोई हमला हो, और जो दुनिया भर में जो सफारत खाने हैं इसराइल के, उन पे भी कोई हमला जो है वो मुमकिन है। तो ये सारे इम्कानात हैं। अभी इसराइल खुद कह रहा है कि हमने अभी शुरुआत की है और ये जंग काफी अर्सा जारी रहेगी। लेकिन अमेरिका ने सोलंकी साहब, इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर इसराइल इतनी जो एक्सटेंसिव कार्रवाई के ऊपर कैसे चला गया? किस चीज़ ने इसराइल को इतना मजबूर किया कि वो ईरान पे हमला कर दे? हालांकि माजी में बयानात दोनों जानिब से आते रहे हैं। अब इसराइल क्या अपने दुश्मनों को एक एक ख़त्म करने की जिस पॉलिसी पर है, उसमें फिर ईरान का नंबर भी आ गया है, या जो है वो कोई इसके पीछे अमेरिका के साथ होने वाली डील, अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात, वो भी शामिल है कि जिसके लिए जो दबाव डाला जाए? एक तो जी इसमें जो अहम बात है वो ये है कि पिछले माह जो बैनुल-अक़वामी इदारा है एटमी तवानाई का, IAEA, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि ईरान जो है, जो यूरेनियम की जो अफजूदगी है वो काफ़ी आला दर्जे तक ले गया है, कोई 30-40% तक, कुछ जो अंदाजे हैं उनके मुताबिक 60% तक। तो जो वेपन ग्रेड जो है, हथियार बनाने का जो मामला है, उसके लिए आपको 80 से 90% यूरेनियम की इनरिचमेंट चाहिए। अगर आपके पास 60% है तो 90 पर जाने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगती। तो इसराइल का यह कहना था कि ये किसी भी वक्त एटमी ताकत बन जाएगा, लेकिन दुनिया को यह भी मालूम है
कि मशरिक़ के वस्ता में एक ही एटमी ताकत है, वो इसराइल है। कोई 100 के करीब उनके पास एटमी हथियार हैं और 200 से 400 तक वो किसी भी वक्त ज़ाया किए बगैर वो बना सकते हैं। तो इसराइल का जो भी मौक़िफ़ है, लेकिन इस जो तारीख़ है पिछले 75 साल की, उसमें इस इलाके में जारहियत जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने की है तो इसराइल ने की है, और अभी भी ये बहुत बड़ी जारहाना कार्रवाई है इसराइल। ठीक हो गया, मैं ज़रा रऊफ़ क्लासा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। क्लासा साहब, बदलती भी सूरत हाल जो है, इससे क्या इम्पेक्ट आ सकता है सर पाकिस्तान के ऊपर? जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के ऊपर किसी भी कार्रवाई का नतीजा पाकिस्तान ने भी फेस किया, फिर यह है कि ईरान जो है वो क्या रिप्लाई बैक कर सकता है? कार्रवाई तो बड़ी मुनज़्ज़म थी, एक मतलब अब उसमें तफसीलात तो ज़ाहिर है कि दुनिया को पता लगी गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसराइल ने जो चाहा वो किया। तो इसराइल इस अमल तक क्यों पहुंच पाया कि उसने जो है वो अटैक कर दिया, हालांकि बराह रास्त तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट भी कोई नहीं है? मेरा ख्याल है जो आप बात कह रहे हैं ना कि बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूँगा विद वेरी हम्बल अप्रोच। ये कन्फ्लिक्ट तो बहुत पुरानी है, और स्पेशली 79 के इनकलाब के बाद आप देखें तो ये कन्फ्लिक्ट जो है सिर्फ उसकी इसराइल की या ये ईरान की नहीं थी। ये यहाँ पे पूरे खित्ते में हमने देखा है कि कन्फ्लिक्ट थी। वो जो ईरानियन रेवोल्यूशन आया, उस खित्ते के तमाम ममालिक जो हैं, स्पेशली जो एक डिफरेंट एक स्कूल ऑफ थाट से बिलोंग करते हैं, वो सऊदी अरेबिया हो, वो उसके बाद यूएई हो, कतर हो, या मिडल ईस्ट में जितने ममालिक हैं, तो वो ईरान से थोड़े से थ्रेटन फील करते थे कि जो रेवोल्यूशन ईरान में आई है अब ऐसा ऐसा हमारे यहाँ भी ये पेनिट्रेट करेगी। इवन हम आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी हमने ये चीज़ें जो है ना, इसके ये ट्रेमर्स हैं या थोड़े से अगेन हमने यहाँ पे हमने फील किए। फिर सऊदीज़ की और ईरानियंस की जो सी वार थी, वो मतलब बरह रास्त तो वो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उन मुल्कों में लड़ रहे थे जहाँ पे ये दोनों स्कूल ऑफ थाट्स के फॉलोअर्स मौजूद थे, वो पाकिस्तान हो या ये दीगर या ममालिक, तो दोनों साइड से फंडिंग उनको की जा रही थी। पाकिस्तान ने भी देखा है और बाकी भी ये ममालिक ने देखा है। सो ये जो आप कह रहे हैं कन्फ्लिक्ट शायद कोई बरह रास्त नहीं थी, ये तो बड़ी पुरानी उसमें कन्फ्लिक्ट है। और उसके साथ अमेरिका के साथ देखें, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है ना सर, पुरानी इनकी कन्फ्लिक्ट है। सो ये प्रॉक्सीज ही थी, क्योंकि अब तक जो हमने देखा है कि प्रॉक्सीज के जरिए ही लड़ रहे थे वो। इसमें ईरानियन जो थे उनका मोस्टली जो उन्होंने जंगें लड़ी हैं उसमें उस खित्ते में लड़ी हैं या दीगर कोई अपने नेबर्स में, तो प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी हैं। सो प्रॉक्सीज ने ही यहाँ तक मेरा ख्याल है मामले को उसमें लेकर आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आज जंग हुई है, जिसकी वजह से इनको इतने भारी नुकसानात हुए हैं। वी कंडोल विद द ईरानियन नेशंस, और साफ ज़ाहिर है मुसलमानों की सिंपथीज उन्हीं के साथ रहेंगी। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं, फिर हमें थोड़ा सा एक एनालिसिस भी करना पड़ता है। जो बात आपने की है कि ये कहाँ, ये कैसे यहाँ तक मामलात पहुँचे हैं। एक तो ईरानियंस मेरा ख्याल है अपने आप को वो एडजस्ट नहीं कर सके विद द चेंजिंग वर्ल्ड। हालांकि ईरानी डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब और बड़ी बेहतर डिप्लोमेसी समझी जाती है कि अब तक उन्होंने 79 के बाद एक उन्होंने इराक के साथ जो भी वार वगैरह लड़ी 85-86 तक, उसके बाद उन्होंने अवॉइड किया कि हमने कोई बरह रास्त जंगे खित्ते में नहीं लड़नी, और बड़ी कामयाबी से उन्होंने अपने आप को बचा के रखा। माजी में देखें तो ट्रंप साहब पहली टर्म में भी उनकी कोशिश थी कि ईरान के साथ कोई मारा मारी अगर हो जाए। इससे पहले खैर उन्होंने ओबामा साहब के साथ एक डील की थी, जिसको आके बाद में ट्रंप साहब वगैरह ने अपने आप को डिस्टेंस किया। सो ईरान के पास काफ़ी मेरा ख्याल टाइम था, मार्जिन था कि वो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट आ रहा है, अमेरिका में आ रहा है, खित्ते में आ रहा है, खित्ते के कोई मुल्क जो है इस वक्त आप नोट करें उनके साथ मतलब किसी की दोस्ती नहीं है, कोई उनके साथ नहीं खड़ा होगा, बल्कि वो सारे ईरान से थ्रेटन फील करते थे कि एक ईरान जो है बड़ी पावर है, और ये ईरान से खुद को बचाने के लिए बाकी जितने वो खित्ते के ममालिक हैं वो उसका अम्ब्रेला ले रहे थे, अमेरिका का या बाकी का। अपने उन्होंने अड्डे दिए, उन्होंने वहाँ पे वेपन्स दिए, एक ही मकसद था कि आपने हमें ईरान से बचाना। सो ईरान को चाहिए था, मैं समझता हूँ कि विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट आपने खित्ते में अपनी जो हॉस्टिलिटी लेवल्स हैं, आपकी जो दुश्मनी के प्रॉक्सीज हैं, उनको आपने कम करना है। और हमें बड़ी खुशी हुई थी लास्ट ईयर जब ये सऊदीज़ की और ईरानियंस की उनकी आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हुए। MBA साहब ने या ईरानियन लीडरशिप ने बड़ी समझदारी से अपने हॉस्टिलिटी लेवल्स कम किए थे। तो हमें लगा कि ईरान जो है चेंज हो रहा है, बदल रहा है, अपने आप को न्यू ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ एडजस्ट कर रहा है, और शायद अब कोई ना कोई वो उसके साथ अमेरिका के साथ वो डील जो है वो कर लेगा। एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि इनका अमेरिकन का एक स्टाइल है ऑफ डीलिंग विद दोज पीपल या कंट्रीज जिनको उनको लगता है कि उनकी बात नहीं मान रहे, तो उनको कोई ना कोई अल्टीमेटम वो देते हैं, कुछ घंटे देते हैं, किसी को 2 दिन देते हैं, किसी को 24 घंटे, वट एवर, कि ये चीज़ें ठीक करें। मसलन आपको याद होगा जब अफगानिस्तान पर उन्हें अटैक करना था 9/11
9/11 के बाद तो उन्होंने एक ही शर्त रखी थी मुल्ला उमर से कि आप ये उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें, एक ही शर्त थी उनकी। अब उन्होंने हवाले नहीं किया, पूरा मुल्क में बम्बारमेंट हुई, लाखों लोग मारे गए, वट एवर जो भी था उनका पश्तून वली था जो हम अपना मेहमान नहीं देते, लेकिन उनको उन्होंने एक ऑप्शन सेफ रूट दिया कि एक बंदा अगर हमारे हवाले कर दें तो हम ये मसला हल कर सकते हैं। उन्होंने नहीं मानी। खैर फिर दूसरा हमने देखा सद्दाम हुसैन। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन को भी उन्होंने 48 घंटे दिए थे कि आप छोड़कर चले जाएं, आप अपना सेफ एग्जिट देने को तैयार हैं, तो उन्होंने नहीं लिए थे सद्दाम हुसैन ने, और बाद में जिस तरह के हालात हुए लाखों लोग वहाँ पर भी मारे गए। एक तीसरा हमने देखा लिबिया में देखा उन्होंने कर्नल कज़ाफ़ी को भी यही चीज़ें उन्होंने वहाँ पे ऑफर्स हो रही थी कि 50 साल आपने कर लिया, अब सेफ हो जाएं। अब आप इसको कहें वो बदमाशी कर रहे थे, वो हाई हैंडेडनेस कर रहे थे, वट एवर उन्होंने किया। अभी यहाँ पे ट्रंप साहब का देखें, उन्होंने भी 2-3 दिन पहले, जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको, उन्होंने 2-3 दिन पहले फिर ईरान को कहा कि ना कि दिस इज़ द लास्ट टाइम कि आप इस पर डील कर लें। अब मैं ये समझता हूँ, हो सकता है बहुत सारे हमारे सुनने वाले ना इस बात से एग्री करें कि पूरे खित्ते के लोग आपसे अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, पूरा मतलब अमेरिका वी लाइक इट नॉट, बट अगेन दे आर द सुपर पावर। अगर आपको वो ऑफर्स कर रहे हैं, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, आप नहीं लड़ सकते, आप डिफेंस नहीं कर सकते, तो अपने आप को एक्सपोज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बड़ी खूबसूरत बात है वो जो बुक है आर्ट ऑफ वार, जो है जो चाइनीज़ ये फिलासफर की लिखी हुई है, उसकी बड़ी खूबसूरत एक कोट है। उन्होंने कहा बहादुर जनरल वो होते हैं जो जंग से बचता है, ये उनकी लाइन है बकायदा। बहादुर वो नहीं होता जो जंग लड़ता है। अभी मोदी साहब ने जंग लड़ के देख ली ना, वो भी अपने को बहादुर समझ रहे थे, मैवरिक समझ रहे थे कि मलिया मेट कर देंगे, संदूर जाएगा और तबाही फेर देंगे, तो पता यह चला बैक फायर हुई है ना। तो आर्ट ऑफ वार जो चाइनीज़ उसकी फिलासफर की लिखी हुई है वो पूरी होती है कि मोदी साहब ने जंग लड़ी तो उसका नतीजा क्या भुगता है, इतनी एम्बेरसमेंट हुई है, शर्मिंदगी हुई है, पूरी दुनिया में अकेले हुए हैं, जंग नहीं लड़ते, चले छोटा सा खौफ दबदबा थोड़ा सा रोब आपका खड़ा था कि पता नहीं हम क्या कर देंगे। सेम गोज़ फॉर ईरान। मैं ये समझता हूँ ठीक है उनका राइट है वो जो परसू करने दें, लेकिन पूरी दुनिया को मुखालिफ बनाने के बाद, पूरे खित्ते में जितने मुल्क हैं उनको मुखालिफ बनाने के बाद, फिर वहाँ पे जो वहाँ पे इसराइल के अंदर जो हमास ने वहाँ किया, जो 1000 बंदे वो मारे गए या अगवा हुए। सो ये जो वार थी जो अब तक बॉर्डर से दूर लड़ रहे थे, ईरान अब तक बॉर्डर से दूर अपने प्रॉक्सीज लड़ रहा था या इनके खिलाफ लड़ी जा रही थी, अब वो जंग जो है सैडली बहुत सारे लोग नहीं इत्तेफाक करेंगे, ईरान बड़ी मेहनत से उसको ड्रैग करके अपने घर तक लाया है, जो कि पहले दूर लड़ी जा रहे थे। ईरान को समझ जाना चाहिए था जब इनकी प्रॉक्सीज वगैरह को अटैक्स हुए हैं, जंग फैली है, बम्बारमेंट हुई है, कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, तो फिर ईरान को मेरा ख्याल है मिनिमम उस पर जाके ये मुआहदे कर लेने चाहिए, अपनी आवाम को, अपने मुल्क को इतने बड़े टेस्ट में, इतने बड़े एक उसमें नहीं डालना चाहिए था। अच्छा खलासा साहब, एक इसमें सवाल और पैदा होता है कि क्या अमेरिका इस जंग में कूद सकता है? आपको कहीं फील होता है कि ईरान जिस तरह से मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है जो एटमी मामलात के ऊपर 2 दिन बाद होने थे, तो क्या अब अमेरिका इसके अंदर कूद सकता है? मैं ये सवाल सोलंकी साहब सर आपके पास भी लाऊंगा, लेकिन खलासा साहब से पहले जवाब ले लूँ फिर ताकि आपके पास आके ज़रा तशफ़ी करवा लूँ। तो सर खलासा साहब, अमेरिका बराह रास्त आएगा? जी ये डिपेंड करता है मेरा ख्याल ईरान के इलेक्शन पे। इस वक्त ईरानियन लीडरशिप को मैं ये समझता हूँ, माई व्यू, इस वक्त सैनिटी की ज़रूरत है, थोड़ी सी कूल होने की ज़रूरत है। अपना बहुत बड़ा नुकसान वो करा चुके हैं, अपना डिफेंस सिस्टम वो एक्सपोज करा चुके हैं, 200 जहाज़ आए हैं जंगी, उन्होंने इतने बड़े अटैक किए हैं, उनकी टॉप लीडरशिप आर्मी चीफ तक जब मतलब वो शहीद हुए, एलिमिनेट किए गए, एवरीबॉडी इज़ एक्सपोज, उनके टारगेट जिस तरह प्रिसाइज उन्होंने बम्बिंग की है। उसके बाद अगर आप अभी फिर भी अमेरिका के कोई अड्डों पर या अमेरिकन जहाज़ों पर या एयर बेसिस पे अटैक करेंगे तो मेरा ख्याल दैट वुड बी डबल जियोपर्डी। इस वक्त ईरानियन को थोड़ा सा स्टेप बैक करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। और अभी जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ना आपके अभी भी आपके पास है, बैठ के हमसे बातचीत कर लें, तो मेरा ख्याल है आई डोंट नो, आपको पता है जब मुल्कों को ईगो और अना के मसले हो जाए, नेशनल डिग्निटी का सवाल पैदा हो जाए कि दुनिया में देख रही है ईरानियन एक बहुत बड़ी एक सिविलाइजेशन है, 1000 ईयर्स ऑफ इनकी हिस्ट्री है, प्राउड हिस्ट्री है इनकी, अब उनके लिए ये बड़ा एम्बेरसिंग होगा वो इसराइल या अमेरिका के सामने वो मतलब उनकी शराइत पर मुज़ाकरात करें। लेकिन क्या करें, फिर आपके सामने ऑप्शन भी हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मन बहुत बड़ी पावर थी, जैपनीज बहुत बड़ी पावर थे, सैमुराई हज़ारों साल के उनकी तारीख थी, जर्मन वर द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल यूरोप। लेकिन जब उन पर बुरा वक्त आया फिर उनको भी मुज़ाकरात पे आना पड़ा अपनी बाकी कौम को बचाने के लिए। तारीख में इस तरह की कई मिसालें हैं, लेकिन मुश्किल होगा ईरानियंस के लिए कि इस वक्त वो इतनी एक पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने, अपनी कौम लोगों के सामने इन शराइत पर हैं जो उनको ट्रंप साहब ऑफर कर रहे हैं एक तरह की गन पॉइंट पे। सो इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर देम। लेकिन अगर वो इस वक्त अमेरिकन को अगर ड्रैग किया, वो अमेरिकन को कह रहे हैं हम नहीं आ रहे, वो ठीक है उनको इसराइल की जो भी सपोर्ट होगी फेयर नफ, लेकिन डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अब ये ईरान पे डिपेंड करता है कि क्या जैसे पर्ल हार्बर पे जैपनीज ने अटैक किया था, आपको याद हो,
तो उस वक्त तक तो अमेरिकन अभी जापान की तरफ नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने इन्वाइट किया था, पर्ल हार्बर पे अटैक किया एयरबेस पे, 3000 बंदे मारे अमेरिकन, जवाबन उन्होंने 2 बम मार के लाखों लोग उन्होंने मार दिया था। सो इट्स अप टू द ईरानियंस नाउ कि वो अमेरिका को दूर रखने चाहते हैं और जापान से सबक सीखना चाहते हैं कि वो कोई उनके एयर बेसिस पे अटैक नहीं करेंगे, या वो इस वक्त हाल्ट हैं, वुंडेड हैं, उनका नेशनल प्राइड, उनकी आर्मी, उनके लोग, ईरानियन एक हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, दे फील वुंडेड, दे फील हाल्ट कि हमारे ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है, हमारी टॉप लीडरशिप मारी गई, सो वी विल गो ऑल आउट गए तो मेरा ख्याल ईरान को मजीद नुकसान होगा। माई व्यू। ठीक हो गया। सोलंकी साहब, सर आप क्या कहते हैं, अमेरिका खित्ते के अंदर जो है वो अपने रसूख को बढ़ाने के लिए ईरान के ऊपर अटैक, ईरान के किसी जवाबी अटैक की सूरत में अटैक की तरफ आएगा, ईरान जवाबी अटैक करेगा अमेरिका के ऊपर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अमेरिका जिम्मेदार है, हालांकि अमेरिका ने पहले ही कहा कि हमें इल्म ज़रूर था कि अटैक होगा लेकिन हमारा किरदार कोई नहीं है। तो अमेरिका का ये कह देना कि हमारा किरदार कोई नहीं है, इसका मतलब अमेरिका बराह रास्त इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता। तो क्या ईरान घसीट के अमेरिका को लाएगा, क्या लगता है सर आपको? सर, ईरान जो अमरीकी मफादात हैं, बहरी बेड़ा है, उनकी तनसीबात हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, इराक़ में और गल्फ़ के और ममालिक में, बहरीन में, कतर में, अगर उन पे कोई हमला करता है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ पर जो बहरी जहाज़ हैं उनकी जो नेविगेशन है उसमें उस पर कोई हमला करता है, अभी आपने देखा होगा कि तेल की कीमतें पहले ही बहुत ऊपर चली गई हैं। तो अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो शायद फिर अमेरिका बराह रास्त जो है इसमें आए, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है वो अमेरिकी जो इल्म है उससे बाहर नहीं था। सदर ट्रंप को और अमेरिकी इंतजामिया को पता था कि इसराइली क्या करने वाले हैं और उनके पास क्या टेक्निकल जो है वो कैपेसिटी मौजूद है। तो इसका इन्हिसार, जैसा कि रऊफ ने कहा कि ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, इसका इम्कान बिल्कुल मौजूद है कि अगर जो ईरान की एटमी जो सलाहियत है अगर उसको नुकसान नहीं पहुंचा तो वो इसी हमले को जवाब बनाकर वो जो है वो एटमी हथियार बना दे और उसका ऐलान कर दे।